सुप्रभात। यह हम सभी के लिए अपार हर्ष का विषय है कि शिक्षाविद, प्रख्यात वक्ता, शिक्षा एवं संस्कृति के सुपरिचित हस्ताक्षर, लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, गणमान्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं स्वागत करती हूँ भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी का। साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय कोष सह प्रमुख श्री देवेंद्र पवार जी का, हमारी संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर SC वत्स जी का, उपाध्यक्ष श्री सुनीत वत्स जी एवं श्री विनीत वत्स जी का, महानिदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी का, और इस मंच पर आप सबका सादर आमंत्रण है। मैं स्वागत करती हूँ इस सभागार में आए हमारे अतिथिगण का, हमारी संस्था के चेयरपर्सन प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्रा जी का, प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर रतन शर्मा जी का, प्रोफेसर एमेरिटस सुब्बाराव जी का, हमारी निदेशिका प्रोफेसर गोल्डी गबरानी जी का, हमारे सभी संकाय अध्यक्ष और इस समारोह में सम्मिलित विप्स TC के सभी शिक्षकगण का। आज के इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन नागपुर के साथ हमारी संस्थान विप्स TC के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यह हमारे लिए बड़े ही गर्व का पल है। यह शिक्षा का समझौता ज्ञापन विप्स TC के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मंच पर आसीन हमारे माननीय अतिथिगण एवं हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महानिदेशक महोदय से मैं दीप प्रज्वलन का निवेदन करूंगी। धन्यवाद। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दना दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को नमन। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतम गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। आज इस कार्यक्रम में ज्ञान को हमारा नमन। वेदों को सनातन धर्म में प्रमाण माना जाता है। वेद सबों की आधारशिला है। वेद अनादि है, वेद अपौरुष्य है। वेदों को ईश्वर की प्राणवायु, ईश्वर की श्वास माना जाता है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम वेद पाठ से। वेद मंत्रोच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे अंतराक्षर के छात्र। शिवा प्रस्तुत कर रही हैं यजुर्वेद से रुद्रा अष्टकम एवं हर्षिता मिश्रा प्रस्तुत कर रही हैं विद्या के महत्व को दर्शाते कुछ श्लोक।
विद्यां ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनं पनोति धनात् धर्मं तथा सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन और धन से धर्म मिलता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यनाया शिल्पनैपुणम्। कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। इसके अतिरिक्त किया गया कर्म निरर्थक है और इसके अतिरिक्त की गई विद्या कारीगरी मात्र है। भगवान गणेश हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों में से पहले चक्र मूलाधार चक्र के देवता हैं। कहते हैं जहाँ बुद्धि और विवेक हो वहाँ अमंगल नहीं होता। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, इसलिए जहाँ मंगल की कामना हो वहाँ पहले गणपति जी को आमंत्रित किया जाता है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ आंखें मूंद कर गणपति जी का नमन करें। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परश्रुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम। आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यानुष्टुप् पंक्त्या सह बृहत्युष्णिहा ककुप् सूचीभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्चतुप्पदास्त्रिपदाजाश्च षट्पदाः विछन्दाजाश्च सछन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा सहस्रो माह सह छन्दस आवृतः सह प्रमारिखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्था मनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरेरथ्यो नरश्मीन्। ॐ जजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जेन कर्माण्यापसो मनीखिणो जगे क्रीडवन्तिव विदथे कुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मानरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं जेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जस्मिन् ऋचः सामजजूर्ग्वङ्खि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः जस्मिंश्चितग्वं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुखारथिरश्वानिवजन्मनुख्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हरिः ओम। वेद यानी श्रुति, जिसका श्रवण होता है, जिसको हम सुनते हैं,
वेदोच्चारण अभ्यास से, प्रयास से और सुदृढ़ होती है। स्वर, मात्रा, उच्चारण, रीति, गति, इन सभी में निपुणता चाहिए, परंतु हमें खुशी है कि हमारे छात्र प्रयासरत हैं और इनकी इसी कोशिश की, इनके इसी प्रयास के लिए हम उनका उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मुकुल कानिटकर जी का। श्री मुकुल कानिटकर जी भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी युगाब्द 5071 विक्रम संवत 2026 यानी कि 22 मार्च 1969 को जन्मे श्री कानिटकर जी ने 1990 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विधि महाविद्यालय नागपुर से विधि स्नातक यानी LLB की उपाधि ली। श्री कानिटकर जी 2012 से भारतीय शिक्षण मंडल से सक्रिय रूप से जुड़े और 2016 से अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं। इससे पूर्व वे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नई दिल्ली में 2008 से 2011 तक सचिव थे। कानिटकर जी 2007 से मध्य प्रदेश राज्य योग परिषद के सदस्य हैं। आपने कई प्रशिक्षण कार्यशालाओं की रचना व संचालन भी किया है, जिनमें प्रमुख हैं परीक्षा दे हंसते हंसते, सार्थक, अवेकनिंग लाइफ्स मिशन ALM, शिक्षक स्वाध्याय, अभिभावक उद्योदन, संस्था चालक परामर्श। कानिटकर महोदय ने 8 लाख से अधिक प्रतिभागियों के लिए 2500 आनंदशालाओं की रचना एवं संचालन किया है। इन्होंने शिक्षा के कई सर्वोच्च संस्थान जैसे कि IIT मुंबई, IIT रुड़की, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा के प्रबंधन विभाग में अतिथि वक्ता के रूप में गीता और प्रबंधन, सस्टेनेबल फाइनेंस आदि विषयों पर पाठ्यक्रमों का संचालन किया है। आपने 5 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया और 28 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी सहभागिता रही है। कानिटकर जी ने 4 दीक्षांत संबोधन दिए हैं। आपने कुल 10,000 से अधिक व्याख्यान दिया है। 1990 में राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित कर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में आपने जीवन वृत्ति के रूप में 1990 से 2012 तक रहे हैं तथा मराठी इन्होंने ये लेख बहुत बहुभाषीय लेखक भी हैं। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी तथा मराठी में कुल 2500 से अधिक लेखों का लेखन किया है और हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी एवं गुजराती में कई पुस्तकों की रचना भी की है। हिंदी में परीक्षा दे हंसते हंसते की 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इनकी अगर हम विशेष उपलब्धियों की बात करें तो सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने वाले ये अग्रदूत हैं, जिन्होंने प्रथम कार्यक्रम 1995 में जोधपुर में किया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के ग्वालियर शाखा के तत्वाधान में 2004 में 18,049 और 2005 में 29,973 छात्रों द्वारा सबसे बड़ी सामूहिक योग कक्षा का विश्व विक्रम बनाया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को करोड़ों छात्रों के सामूहिक सूर्य नमस्कार के ये संचालक हैं। ऐसे ज्ञानी दिव्य पुरुष का आज हम अपनी संस्थान में स्वागत करते हैं। मैं अपने संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर SC वत्स जी से अनुरोध करती हूं कि हमारे मुख्य अतिथि श्री कानिटकर जी का पुष्पगुच्छ भेंट करें। अपने उपाध्यक्ष श्री सुनीत वत्स जी से आग्रह करती हूँ कि दुशाला उड़ाकर और स्वामी जी की स्मारिका भेंट कर इनका सम्मान करें।
धन्यवाद। हमारे बीच आज भारतीय शिक्षण संस्थान के एक और गणमान्य सदस्य विराजमान हैं, श्री देवेंद्र पवार, भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय कोष सह प्रमुख हैं। मूलतः अजमेर राजस्थान से, अभी आप दिल्ली केंद्र में हैं। पूरे देश में इनके कार्य प्रशंसनीय हैं। आपकी शिक्षा MBA तक हुई है। आपने कई वर्षों तक विवेकानंद केंद्र में काम किया है और वर्ष 2013 में शिक्षण मंडल में पूर्ण रूप से जुड़ गए। मैं अध्यक्ष डॉक्टर S.C. वत्स से अनुरोध करती हूं कि वे पवार जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। मैं श्री विनीत मैं महानिदेशक महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वे दुशाला उठाकर और स्वामी जी की स्मारिका से हमारे अतिथि का सम्मान करें। हमारे बीच कई और गणमान्य अतिथि हैं आज। मैं महानिदेशक महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वे इनका भी स्वागत करें। श्री आनंद जी, श्री आनंद जी, श्री गणपति केतु जी, धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष श्री डॉक्टर S.C. वत्स से निवेदन करती हूं कि वे स्वागत भाषण दें। Good morning, all of you. May Saraswati, the treasure incarnate of knowledge, may reveal herself through the lotus seed in my mouth. Yastu sarvani bhutani atmani anapashyate sarvabhute cha atmanam tato na visguptate yasmin sarvani bhutani atmano hud vijanatah tatra ko moha ko shoka ekatvam anapashyate. We all are one here. And I stand here on this podium, I am proud to say, we are privileged to have a very distinguished speaker par excellence who is proficient both in Sanskrit, English, Hindi, and many more Indian languages. और श्रद्धे मुकुल जी से जब मैंने प्रार्थना किया, मेरा अनुग्रह था कि जब आप हमारे महाविद्यालय में पधारेंगे तभी हम आपके साथ MOU दस्तखत करेंगे। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और अभिभूत भी हूँ, क्योंकि इन जैसे व्यक्तित्व एक पुरोधा हैं, वो एक संस्कृति के। मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत एक ऐसी छाप छोड़ी नागपुर में जब मैं गया कि मैं उनको ये आग्रह करने से रोक नहीं पाया कि आपको हमारे संस्थान में आकर सबको आशीर्वाद देना है। और जब मैं आशीर्वाद की बात करता हूँ तो मुझे पात्रता नजर आनी चाहिए थी, और मैंने सोचा इनसे पात्र कोई व्यक्ति इस संस्थान को अपना आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति हो नहीं सकता है। यहाँ बहुत लोग आए हैं और अच्छे अच्छे धुरंधर आए हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तित्व में मेरे मानस पटल पर और मेरे हृदय पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है तो उनका नाम है श्री मुकुल कानितकर। मैं आप सबके ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक बधाई
उनके शुभागमन पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पदार्पण किया, आप यहाँ पधारे। और जो शिक्षक लोग हैं जिनके प्रति मेरा स्वतः सतत आदर बना रहता है और एक भाव मेरे मन में रहता है कि जो कुछ भी ये संस्थान है, जिन ऊंचाइयों तक ये पहुंचा है, जहां भी आज हमारा नाम दिल्ली में बड़े गर्व के साथ, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बड़े गर्व के साथ विवेकानंद संस्थान का नाम लिया जाता है। आप कई महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में गए होंगे, लेकिन जिस प्रकार की संस्कृति का पालन और पोषण हम यहाँ करते हैं वो स्वयं में अद्भुत है, अद्वितीय है। यहाँ संस्कारों को जन्म दिया जाता है, उनको पल्वित किया जाता है, पुष्पित किया जाता है। और उसमें हमारे जो बहुत विद्वान यहाँ शिक्षक लोग हैं उनका बहुत भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि मेरे मन में कुछ करने को आता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग तरक्की करें। यदि आप लोगों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, संस्थान का विकास होगा। यदि आज हमने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं और हम कह सकते हैं कि जुडिशरी में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, अभी हमारे एक बच्चे का लेख छपा स्टेट्समैन में, और मुझे इतना हर्ष हुआ, इतना लंबा कॉलम स्टेट्समैन में एक हमारे बच्चे ने लिखा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इतना अच्छा उनके जो एक विधा है लिखने की, वो बहुत अद्भुत विधा रही। मैं अपने हृदय से मैं बहुत भाव विवल हूँ, क्योंकि मैंने मुकुल जी को कहा कि देखिए, मैं सहजता से किसी के चरण छूता नहीं हूँ, लेकिन आपको, क्योंकि आयु वृद्ध व्यक्ति के नहीं माना जाता है, जो ज्ञान वृद्ध व्यक्ति होता है उसका पैर छूना चाहिए। तो मैंने कहा आप ज्ञान वृद्ध हैं, तो इसलिए मुझको आपको पैर छूने का, आयु में मैं वृद्ध हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान विज्ञान हमने पढ़ा होगा, सीमित है वो, आपका ज्ञान विज्ञान असीमित है, इसलिए आप मुझको अपने चरण छूने का अनुमति आपको देनी पड़ेगी। तो मेरे आग्रह पर उन्होंने वो अनुमति दिया। मैं बहुत हृदय से उनका आभारी हूँ, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो कुछ भी संस्कार इन्होंने वहाँ छोड़े, बहुत गहरी छाप मुझ पर छोड़ी, और निश्चित रूप से ये जो संस्थान है वो उनके मार्गदर्शन में और ऊंचाइयों को छुएगा। और इस समय आने पर हम ये साबित कर देंगे कि हम किसी यूनिवर्सिटी से, आज भी विश्वविद्यालय से हम कॉम्पीट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हमको संवैधानिक रूप से उसको हमको यूनिवर्सिटी आप रिकग्नाइज करें या पहचान बनाएं, लेकिन हम उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, और हम योग्यता में हम कहीं अच्छे हैं। और हम ये सिद्ध कर देते हैं, हम जब डिफरेंट फोरम्स पे जाते हैं तो हम सिद्ध कर देते हैं हम लोग वाकई जो है ये संस्थान उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ 3 काम हम करते हैं। हमने 3 जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए हुए हैं, और 3 हम अपने छात्रों से उम्मीद करते हैं। सबसे पहली चीज़ है राइट कंडक्ट। आपका आचरण ठीक, आदर्श होगा, आपका आचरण ठीक होगा। व्यक्ति का आचरण ठीक होगा तो निश्चित रूप से वो भ्रमित नहीं होगा, भटकेगा नहीं। फर्स्ट थिंग इज राइट कंडक्ट। सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्तव्य बोध भी होना चाहिए।
आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं वो भी होना चाहिए। राइट कॉन्डक्ट, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारा काम क्या है? हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं, और व्यक्ति का निर्माण बगैर संस्कारों के नहीं हो सकता है। हम उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, और फिर हम राष्ट्र निर्माण करके कार्य में हम लगे हुए हैं। तो 3 कार्य हमारे हैं। एक, आदर्श आचरण हो, ये छात्र से उम्मीद करते हैं। उसको अपना कर्तव्यों का बोध हो और राष्ट्र के प्रति उसकी जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करे, ये छात्र से उम्मीद है। और जो संस्थान करता है वो हम मानव का निर्माण करते हैं, जिसमें संवेदनाएं हों, जिसमें दया भाव हो, और जिसमें राष्ट्र प्रेम हो। ये 3 चीज़ों का हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं संस्थान के रूप में। तो मैं अधिक शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि हम ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आज के दिन मैं सबसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति हूँ। नॉर्मली आई डोंट अटेंड दीज फंक्शंस। It's only on rarest of the rare occasions that I attend these functions. Otherwise, I leave it to the vice presidents and the DG and chairperson of the School of Law and Legal Studies, chairperson of School of Journalism, Mass Communication, Professor Ratan Sharma, who is working on sustainability and many other areas. But today, I take this special privilege of honoring Sri Mukul Kanitkar, who is a deep thinker, he is a philosopher. He can rewrite, he can redefine many philosophies, integration of many philosophies, and he is the most appropriate person to be the chief guest on today's auspicious day when we are signing an agreement, an MOU with Search for Resurgence, एक तलाश, एक नवनिर्माण की तलाश। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, और मैं अधिक समय ना लेते हुए आपसे कहूँगा कि सच में आज जो आपकी यहाँ उपस्थिति है, आप कहेंगे वाकई सार्थक हो गई, आपने अपने समय का उपयोग किया है। मैं पुनः आप सब लोगों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्रद्धेय मुकुल कानितकर जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर मेरे जैसे व्यक्ति के आग्रह पर वो यहाँ पधारे, और निश्चित रूप से ये संस्थान बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, इस भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देवेंद्र जी भी यहाँ विराजमान हैं, शिक्षक मंडल के सह कोषाध्यक्ष हैं भारतीय स्तर के ऊपर, और वो काफ़ी देखभाल हमारी कर रहे थे नागपुर में चाय वाय के ऊपर, और अतिथि भाव से मैं प्रभावित हूँ। आपके जो कार्यक्षेत्र है उसमें आप सब लोग पारंगत लोग हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और सब लोगों ने रुचि दिखाई ऐसे सब विषय पर जो भारतीय संस्कृति से बहुत गहरा जुड़ाव रखता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं विप्स टीसी के महानिदेशक श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज जिस प्रस्तावना ज्ञापन, जिस MOU के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके विषय में हमें अवलोकित करें, और साथ ही हमारी संस्थान विप्स टीसी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के मूल आदर्शों पर स्थापित है, उसके विषय में भी संक्षेप में हमारे अतिथिगण को अवगत कराएं। नमस्कार, शुभ प्रभात। आदरणीय मुकुल कानितकर साहब, अखिल भारतीय संगठन मंत्री
भारतीय शिक्षण मंडल एवं रिसर्च एंड रिसर्जेंस फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय श्री देवेंद्र जी, अखिल भारतीय कोषा सह प्रमुख भारतीय शिक्षण मंडल, माननीय अध्यक्ष बिप्स टीसी डॉक्टर सुरेश चंद्र वत्स साहब, प्रिय आदरणीय वाइस चेयरमैन सुनीत वत्स जी, नवनीत जी, यहाँ पधारे सभी चेयरपर्सन्स डिफरेंट स्कूल्स के डायरेक्टर्स, डीन्स एवं विद्यार्थियों, और साथ में भारतीय शिक्षण मंडल के पधारे अन्य सदस्यगण। यह रैली मेरे लिए एक प्रिविलेज है, बल्कि मैं तो अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे अभी आए हुए करीब 10 दिन ही हुए हैं, और इससे पहले जहाँ मैं सिम्बोसिस में पूना में एज ए वाइस चांसलर काम करता था, तो जब मैं अभी 10 दिन हुए तो मुझे एक ऐसा मौका मिला कि जिस व्यक्ति से मिलने के लिए मैं पिछले 5 वर्ष से लालायित था, क्योंकि मेरा भी क्षेत्र स्किलिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और एजुकेशन से लिंक रहा, और जब मैं आपके भाषण, आपके उद्घोषण यूट्यूब पे और चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे देखता था, तो मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं मुकुल सर से मिलूं, और ये मेरा सौभाग्य है, और ये अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि आज मैं उनके सामने पेश हूँ और उनसे मिल पाया। आज का ये समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसके लिए महत्वपूर्ण है, एक तो जैसा मैंने कहा, जैसा अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि मुकुल कानितकर साहब जब पधारे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमें वो विवेकानंद से संबंधित जो भी उनके सोच, विचार, शिक्षा थी, उससे हमें और प्रेरित करेंगे, और साथ में हमें ज्ञानवर्धन करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं कि देश को आगे ले जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो जब आप आपके भाषण और शिक्षा सुनते हैं तो हमें बड़ा जोश आता है, और मोटिवेशन आई थिंक इज़ वन ऑफ द की फैक्टर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन। तो एक कारण तो ये है। दूसरा उसका जो मुख्य कारण है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्यों आज का दिवस हमारे लिए अच्छा है और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, और जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम उसमें इस तरह के प्रावधान ला रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा देश सेल्फ सस्टेनेबल हो और साथ में आत्मनिर्भर बन सके, जिसके ऊपर आज की सरकार भी काफ़ी विशेष डिस्कशन कर रही है। हम लोग भी इस बात का काफ़ी जिक्र करते हैं कि यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना है, देश को आगे विश्व गुरु बनाना है, तो हमें डेफिनेटली इस तरह के कार्य करने पड़ेंगे। और जिसका जिक्र जो MOU आज हम कर रहे हैं, इसका जिक्र नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, नेशनल साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी, उसमें भी इसका जिक्र किया गया इनोवेशन पॉलिसी में, जहाँ पे यह कहा गया है कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसका जिक्र मैं भी पिछले 3-4 दिन से जब फैकल्टी मेंबर से मिल रहा हूँ तो उसका बात कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज इन्हीं दिनों में गुजरात में कल डिजिटल इंडिया का सेलिब्रेशन हुआ, तो हम उसी की कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कि हम रिसर्च एंड रिसर्जेंस फाउंडेशन से जो MOU कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा प्रयास यही है कि हम अपने यहाँ रिसर्च की एक्टिविटीज़ को और प्रमोट करें और एक्सेलरेट करें, और इनोवेशन और स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करें। आप सब जानते हैं कि आज से 4 साल पहले या मे भी 7 साल पहले एक अलग सा माहौल था, उस माहौल में बदलाव आया है। हर भारतीय में एक भावना जागृत हुई है देश के प्रति, देश को उत्थान के प्रति, और उसका विजिबिलिटी ये से पता लगता है कि चाइना जो हमारा पड़ोस का देश है, वो R&D में करीब लगभग 17% GDP पे खर्च करता है, जबकि हमारे यहाँ पे R&D में करीब 0.7% खर्च हो रहा था। तो हमारा जो एक प्रयास, जो MOU करने का जो एफर्ट्स हैं, उसी कड़ी में एक प्रयास है कि हम R&D और इनोवेशन पे और प्रयास करें। जहाँ तक संस्था की बात है, मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है, रदर ये हमारे नाम से ही
इस बात का जिक्र होता है कि इस संस्था का नाम ही विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज है, और इससे पता लगता है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का आज से 22 वर्ष पहले जब हमारा इस संस्था का जन्म हुआ था, उस समय ही इस तरह का सोच था कि हम इस संस्था को विवेकानंद के द्वारा दी गई शिक्षा, उनके द्वारा दिए गए विचारों के मानरूप आगे कार्य करें, आगे बढ़ाएं। आज हम इस प्रोग्राम के तहत एक MOU साइन करेंगे रिसर्च एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ, और जो हम MOU साइन कर रहे हैं, जैसा कि रिसर्च एंड रिसर्च फाउंडेशन का नाम है, इसका मतलब यही है कि जो चीज़ें, जो रिटर्न ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज दैट हैज बीन स्टॉप्ड, मतलब हम पुनरुत्थान करना चाहते हैं जो गरिमा एक हमारे देश की आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, कई सदियों पहले थी, उसको हम दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, और उन्हीं क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हम इनोवेशन और एक्टिविटीज़ करें। ये संस्था में लगभग जैसा मैंने चेयरमैन साहब ने बताया कि लगभग 7200 बच्चे यहाँ विद्या का अर्जित करते हैं। हमारे यहाँ पे 8 स्कूल हैं जो वर्टिकल्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। एक है हमारा विवेकानंद स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़, एक है हमारा विवेकानंद स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, विवेकानंद स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विवेकानंद स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़, विवेकानंद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, विवेकानंद स्कूल ऑफ इंग्लिश, विवेकानंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस। इन स्कूलों के माध्यम से हम लगभग 7200 बच्चों को शिक्षा का दे रहे हैं, और अब जो हमारी कैपेसिटी हमको हमारी इंद्रप्रस्थ जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिली है, उसके माध्यम से हम आशा करते हैं कि लगभग 2000 बच्चों को हर साल हम अलग कोर्सेज में, डिफरेंट तरीके के कोर्सेज में एडमिशन दे सकेंगे। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि शायद बहुत ही कम कैंपस हैं, और हमारा कैंपस ग्रीन कैंपस की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे कि हमारे यहाँ पे ये पूरा ध्यान रखा गया है कि हम किस तरह सस्टेनेबल एनर्जी को यूज़ कर सकें। और अध्यापन कार्य में लगभग 254 फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट टीम में हमारे लगभग 112 मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। हमारा NAAC NBA और अन्य संस्थाओं से हमारा एक्रेडिटेशन है। ये मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि जो दिल्ली के रैंक होल्डर्स होते हैं उनमें से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एवं लॉ, इनमें उनकी प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3 पर रहती है, और हम आशा करते हैं कि हम आने वाले समय में और स्कूलों में भी इस तरह की चीज़ें बना पाएंगे। मैं माननीय चीफ गेस्ट को ये जरूर बताना चाहूँगा, मुख्य अतिथि महोदय को, कि हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जिसका कि काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे बात की जा रही है कि AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, हमने उस क्षेत्र में भी अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस उस स्ट्रीम्स में भी चालू किए हैं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हमने AICTE के से अनुमति लेके हमारे यहाँ पे BTech इन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन IoT, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इनके भी BTech चालू किए हैं, और वो हमारे लिए एक तरह से हैं। आज का जो MOU साइन हो रहा है उसका बेसिक पर्पज यही है कि हम और मतलब BIPS और रिसर्च एंड रिसर्च फाउंडेशन दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे इन टर्म्स ऑफ R&D एक्टिविटीज़, रिसर्च एक्टिविटीज़, जिससे कि स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को रिसर्च एरिया में, इनोवेशन एरिया में और क्रिएटिविटी एरिया में हमें योगदान मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। उसका बेसिक पर्पज यही है कि हम रिसोर्सेज की और नॉलेज की शेयरिंग करेंगे, जिससे कि हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आगे बढ़े और हमारे यहाँ पे नए नए R&D हो सके। और बेसिक पर्पज इस पूरे MOU का यही है कि हम मॉनिटरी, एजुकेशन, इवोल्यूशन एंड पैरामीटर रिसर्च देश के लिए, सोसाइटी के लिए और एक मानव श्रृंखला के लिए इवोल्यूट कर सकें। मैं इस बात में यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस संस्था का नाम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज है, और जहाँ तक देखा जाए तो विवेकानंद जी का हर वक्त यही रहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। और इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए संस्था के संस्थापक चेयरमैन सर ने
इसको एक मोमेंटम दिया, जहां हमने एक स्कूल चालू किया, बाद में 2 स्कूल चालू किए, धीरे धीरे करते आज हमारे 8 स्कूल ऐड हो गए। बच्चे बढ़ते बढ़ते हमारे पास करीब 7,200 हो गए। और यदि हमें पुनः, विवेकानंद जी का एक हर वक्त सोच था कि यदि हमें पुनः अपनी जो विश्व गुरु बनने की चाहत है, या जो हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनने की चाहत है, यदि वो आगे करना है और वो पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो हमें युवाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, जहाँ पे लगभग 60% पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में आती है और जहाँ पे लगभग 52% युवा 25 वर्ष से कम है। ये हमारे लिए 8 से 10 वर्ष का एक ऐसा मौका है जब हम युवाओं की शक्ति को यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य पैरों पे खुद खड़ा होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समय की बाध्यता को देखते हुए, क्योंकि हमें MOU साइन करना है, मैं आप लोगों से यही कह सकता हूं कि हम पूरे प्रयास रहेंगे हमारे कि हम इस जो MOU के तहत जो भी प्रावधान है उनको फुलफिल कर सकें, जो भी हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर सके और हम रिसर्च एंड फाउंडेशन को और आगे ले जा सकें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। 2 दशकों से भी ज़्यादा निरंतर अथक प्रयासरत रहकर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर SC वत्स ने सींचा है शिक्षा के इस संस्थान विप्स TC को, जिसकी आज 7 शाखाएं और एक स्वायत्त इंस्टीट्यूट हमारे बीच स्थापित है। स्वामी जी के दर्शाए मंत्रों और दर्शन को साकार करने का ध्येय लेकर मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग को मूल मंत्र बनाकर विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज आज मनुष्य के निर्माण में सक्रिय रूप से कार्यरत है और भारतीय शिक्षण संस्थान के रिसर्च फॉर रिसर्जेंस के साथ एक नया संबंध जोड़ने जा रहा है। आज यहाँ रिसर्च फॉर रिसर्जेंस आउटरीच सेंटर की स्थापना हो रही है। जिस पल का पलके बिछाए हम सभी इंतजार कर रहे थे, वह पल आ चुका है। मैं श्रीमान मुकुल कार्निकर जी से, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण संस्थान एवं श्री सुनीत वत्स उपाध्यक्ष विप्स एवं अध्यक्ष विप्स TC डॉक्टर SC वत्स से अनुरोध करती हूं कि प्रस्तावना ज्ञापन इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर वह अपने हस्ताक्षर कर इस पर सील मुहर लगा दें। हर्षोल्लास के साथ हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण में सम्मिलित हैं। इस MOU का निर्वहन विप्स TC में कार्यरत सभी शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ सम्मान से करेंगे और इसे कार्यान्वित करेंगे। करतल ध्वनि से प्रांगण फिर से एक बार गुंजायमान हो। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस एवं विप्स TC के प्रस्तावना ज्ञापन यानी MOU पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं और यह एक नया अध्याय है हमारी संस्थान के लिए। यह अति विशिष्ट है और इस संस्थान में निश्चित ही एक नए आयाम को लेकर आएगा। पन्नों पर हुए ये हस्ताक्षर सिर्फ पन्नों तक ही नहीं सीमित रहेंगे। हम कार्निकर जी को विश्वास दिलाते हैं कि इसका हम शीघ्र कार्यान्वयन भी करेंगे। हमारे विद्यार्थियों में जो ऊर्जा का स्रोत है, जो जिज्ञासा है, जो अनुसंधान करने की ललक है, इसको हमारे अध्यापकगण सही दिशा दिखाते हुए रिसर्च फॉर रिसर्जेंस के मानव मूल्यों के साथ संरेखित करते हुए गंतव्य तक ले जाएंगे। विप्स TC स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श मूल्यों की नींव पर स्थापित है और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन का मूल ध्येय भी लगभग यही है। भारतीयता सुनिश्चितता को प्रमाणित करते हुए अनुसंधान के परिणामों में, अनुसंधान की कार्यविधि में यह एक प्रतिमान विस्थापन है, पैराडाइम शिफ्ट है, जो हम भी इसकी तरफ ही जाएंगे। अब मैं हमारे बीच जो हमारे शिक्षाविद, सहजता, सरलता, विद्वता के प्रतिमूर्त श्री मुकुल कार्निकर जी से सविनय निवेदन करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे शिक्षकों को संबोधित करें। धन्यामः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे इस विवेकानंद संस्थान के आदरणीय अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ जी वत्स,
अभी लगभग 1-1.5 माह पुरानी हमारी मित्रता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई जन्मों की मित्रता है और उनके स्नेह के कारण ही मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उनके दोनों संस्कारी और समर्थ पुत्र इस संस्थान के महानिदेशक और हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्तागण देवेंद्र जी, आनंद जी, गणपति जी, या उपस्थित समस्त नेतृत्व करने वाले विभिन्न संस्थानों का नेतृत्व करने वाले एकेडमिक लीडर्स, शैक्षिक नेतृत्व करने वाले विद्वान, अध्यापक वृंद, भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, वास्तविकता में ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन का आज 195वां MOU यहाँ पर साइन हुआ है। विभिन्न शिक्षा संस्थानों के साथ जो विभिन्न MOU हस्ताक्षरित हुए उसमें आज के नंबर 195 है। हमारे महानिदेशक कहते हैं कि वर्तमान में शोधकर्ताओं का सबसे बड़ा सूत्र बंधन नेटवर्किंग कुछ होगा तो वो RFRF के पास में है। इतने अधिक शिक्षा संस्थान एक साथ, इतने अधिक रिसर्चर, इतने विविध विषयों पे काम करने वाले लोग, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी, अभी जो आधुनिक कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, AI, ML और VLSI, और ये सारी जो फैब के लिए अभी जब भारत सरकार काम कर रही है कि हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमारी चिप्स भी भारत में बनने लगे, ये जो सारा विषय चल रहा है, वहाँ से लेकर तो हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति की क्या पेडागोजी थी जिसके कारण भारत विश्वगुरु था, ऐसी क्या शिक्षण विधि थी, ऐसी क्या ज्ञान रचना की विधि थी, टेक्सोनॉमी थी, ऐसी क्या इपिस्टेमोलॉजी थी, ऐसी क्या ज्ञान का शास्त्र था जिसके कारण भारत विश्व में गुरु के रूप में स्थापित था, उसके ऊपर कार्य करने तक ये रेंज है। इसलिए हम कई बार बताते हुए कहते हैं कि हमारी रेंज क्या है, तो पुष्पक से PSLV तक RFRF काम करता है, और वराह मिहिर से लेकर तो और VLSI तक ये सारा कार्य करने का काम रिसर्च और रिसर्जेंस फाउंडेशन में होता है। आपके इस शैक्षिक संस्थान का जो ध्येय का जो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बोध चिन्ह में, आपके लोगों में, योगः कर्मसु कौशलम, जो भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य है उसको बहना ने यहाँ पर गाया था। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्ते आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म का और विद्या का जो संबंध है वो विष्णु पुराण के उस ऋषि ने बताया कि कर्म बंधन में ना बंधे ऐसा कर्म करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो बिना बंधन में बंधे कर्म कर सकता है। केवल मनुष्य में ही यह क्षमता है, बाकी प्राणियों में नहीं है। बाकी प्राणी बंधे हुए हैं, उनके कर्म यानी क्रिया प्रतिक्रिया यह सारी बंधी हुई है, प्रोग्राम्ड है, इसलिए उनको भोग योनि कहते हैं। इसलिए उनके अंदर आप नवोन्मेष नहीं मिलेगा, आपको क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी। बया बहुत सुंदर घोंसला बनाती है, लेकिन बया का घोंसला अफ्रीका में बने या भारत में बने उसका डिजाइन एक ही होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग वही है उसके पास में कि ऊपर में मोटा होगा, नीचे में उसका छोटा आकार होता जाएगा। आर्किटेक्चर वाले उसके स्पेस के उपयोग के ऊपर काम करते हैं, लेकिन मनुष्य के घोंसले एक जैसे नहीं हो सकते। वो सरकार बांध के देखती है LIG MIG, उसके बाद हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं। कुछ ना कुछ विशेषता के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि कल्पना का और कर्म का स्वातंत्र्य ये मनुष्य का गुण है। इसलिए मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, मैन मेकिंग एजुकेशन, और वो शब्द प्रयोग करते थे मैन विथ कैपिटल M, जिसका चरित्र हो ऐसा चरित्रवान व्यक्ति, मैन विथ कैपिटल M, जिसका M कैपिटल हो, यानी जो चरित्रवान हो, ऐसे मनुष्य के निर्माण की यदि शिक्षा करनी है तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्म के स्वातंत्र का उपयोग करने के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है वह विवेक छात्रों में जागृत होना चाहिए। और वो ये योग कर्मसु कौशलम वो है। वो पूरा श्लोक है भगवद गीता का, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। तस्मात् अतः, इसलिए, हेंस, जैसे हम
किसी थ्योरम को प्रूव करने के बाद में लिखते हैं ना, हेंस प्रूव्ड, नीचे 3 बिंदु लिख करके लिखते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रूव करके कहा तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए योग करो। योग करो यानी वो हाथ पांव टेढ़े उल्टे सीधे आसन करना, वो वाली बात नहीं की। उसके पहली पंक्ति में लिखा है बुद्धि युक्तो, जब बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करोगे, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्शन। कर्म का परिणाम कर्म पर निर्भर नहीं करता, उस कर्म के प्रयोजन पर निर्भर करता है, उद्देश्य पर निर्भर करता है, पर्पस पर निर्भर करता है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि एक ही क्रिया है, एक ही एक्शन है कि बंदूक उठाई, निशाना ताना, सामने वाले के छाती पे गोली लगाई, सामने वाले का हृदय खत्म हुआ और व्यक्ति मर गया। यही एक्शन है। एक व्यक्ति को फांसी की सजा होती है, दूसरे को परमवीर चक्र मिलता है। एक्शन तो यही है ना, दूसरे का जीवन लिया, हत्या की, हिंसा की, बंदूक से निशाना लगाया, सामने वाले को मार दिया। इसी एक्शन में दोनों को मिलने वाला फल अलग अलग क्यों है? क्योंकि उस कर्म के पीछे का भाव भिन्न है। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बुद्धि युक्तो, ऐसे बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करो कि उभे सुकृत दुष्कृत दोनों से मुक्त हो जाओ। स्वामी विवेकानंद का बहुत सुंदर एक व्याख्यान है जिसका शीर्षक है सीक्रेट ऑफ वर्क, कर्म का रहस्य। लंदन में दिया गया व्याख्यान है, रामकृष्ण मठ ने उसकी छोटी सी पुस्तिका 10 रुपए की छापी। उस व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ये सिद्धांत प्रस्तापित करते हैं और उसमें वो कहते हैं सुकृत और दुष्कृत दोनों से मुक्ति की बात भारत करता है। विश्व का एकमात्र धर्म, संस्कृति, जीवन पद्धति, आचरण पद्धति, उपासना पद्धति जो ये कहती है उभे सुकृत दुष्कृत दोनों से मुक्त होना है, सुकृत से भी और दुष्कृत से भी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं बंधन तो बंधन ही है, श्रृंखला तो श्रृंखला ही है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, वो तो बांधेगी ही। तो इसलिए सुकृत है, पुण्य किया है, तो पुण्य करने से उस कर्म का भी फल करना पड़ेगा यदि मैं कर रहा हूं का बोध हो तो। और उस बोध से कर्म करेंगे तो सुकृत में भी फंसेंगे, उसको भी भोगना पड़ेगा। और गलत कार्य करोगे, पाप जिसको कहते हैं दुष्कृत करोगे, यानी गलत उद्देश्य से करोगे, उसको भी भोगना पड़ेगा, दोनों को भोगना पड़ेगा। और मजेदार बात ऐसी है, एकमात्र भारतीय संस्कृति ने इस विज्ञान को समझा है। मनुष्य जीवन के मैन मेकिंग ये है, मनुष्य निर्माण की इस विज्ञान को भारतीय संस्कृति ने केवल समझा है, बाकी दुनिया में नहीं समझा किसी ने। बाकी लोग सोचते हैं 7 दिन पाप करो, एक दिन जाकर के माफी मांग लो तो पाप मिट जाएंगे। भारतीय संस्कृति कहती है ऐसा नहीं है, दोनों का खाता अलग अलग चलता है। ये डेबिट क्रेडिट खाता नहीं है, सुकृत का खाता अलग चलता है और दुष्कृत खाता अलग चलता है, और दोनों को झेलना पड़ता है। और जब तक दोनों बचे रहेंगे तब तक जन्म जन्मांतर की यात्रा में रहोगे। इसलिए मनुष्य के नाते एकमात्र अवसर मिला है मनुष्य जीवन में कि हम इन दोनों से मुक्त हो सके और अपने जीवन को आनंद के साथ कर सके। ये मूल बात है। सरस्वती की प्रार्थना से आपने शुरू किया था, यहां भी प्रार्थना हुई, बाद में वत्स जी ने भी उसी से प्रारंभ किया था। वो सरस्वती का अर्थ ही क्या है? स रसवती, मूल तो रस है। रस होना चाहिए तो विद्या है, बिना रस के विद्या नहीं होती। स रस यानी रस के साथ, स फल यानी फल के साथ। तो लोग कहते हैं सफलता सफलता, मैं कहता हूं सफलता का कोई मतलब चिंता ही मत करो, क्योंकि फल तो मिलना ही है जो आप करोगे उसका, तो सफल तो हो ही जाओगे, फल के साथ तो हो ही जाओगे। समस्या फल की नहीं है, समस्या सार्थकता की है। जीवन सार्थक हुआ कि नहीं, प्रयोजन पूर्ण किया कि नहीं, जीवन का अर्थपूर्ण जीवन था कि नहीं, जिस पर्पस के लिए जन्म लिया है उस पर्पस को पूर्ण किया कि नहीं, पूछा भी क्या स्वयं को? उस पर्पस के बारे में कभी प्रश्न भी पूछा क्या कि मैं कौन हूं, किस लिए पैदा हुआ, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है? यदि ये प्रश्न ही नहीं पूछा तो जीवन में जो कर्म करेंगे उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, फल मिलेगा। इसलिए आयास आया अपरम कर्म, केवल परिश्रम होगा, अनप्रोडक्टिव वर्क, गड्ढा खोदा गड्ढा भर दिया, सारा जीवन निकल गया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला, क्योंकि सार्थकता जीवन की नहीं समझी। इसलिए विद्या का मूल
है इस अर्थ को समझना जो योग कर्म सुकौशलम हमको समझाता है। कुशलता जो है, कर्म में कुशलता क्या है? कर्म में कुशलता यह है कि कर्म को ऐसा करो कि दोनों में ना बंधे। उभे सुकृत दुष्कृते जहाती, जला देता है, समाप्त कर देता है। ऐसा कर्म करो। ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य निर्माण के लिए आपका यह संस्थान 22 वर्ष पूर्व स्थापन होगा और वो प्रयत्न आप लोग कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं। और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस इसी को और एक बड़े पटल के ऊपर प्रयोजन, जीवन के प्रयोजन को विद्या के प्रयोजन के साथ जोड़ करके, और उसमें से भी जो मूल विषय है जिसको हम रिसर्च को हम संस्कृत में अनुवाद तप करते हैं, अनुसंधान, गवेषण, अन्वेषण, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम RFRF में, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन में RFRF में रिसर्च का अनुवाद संस्कृत में करते तप। तप करने वाले तपस्वियों का निर्माण करने के लिए RFRF की स्थापना हुई है। वर्तमान में विश्वविद्यालयों में रिसर्च बहुत होता है पर तप हो रहा है क्या, ये प्रश्न है। पिछले साल 40,000 PhD अवार्ड हुई। कोरोना के समय में भारत में 1100 विश्वविद्यालयों में 40,000 PhD अवार्ड हुई। ये ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का AISHE की रिपोर्ट है। 39,900 कुछ एग्जैक्ट है फिगर। लगभग 40,000 PhD कोरोना काल में। तो उस दिन जब ये AISHE की रिपोर्ट आई, वो जब मैंने पढ़ रहा था, उस समय सुबह सुबह किसी कुलगुरु के साथ में, किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ में अल्पाहार कर रहा था, तो मैंने उनको कहा, सर बहुत बढ़िया, आप तो 4-5 साल में देश की सारी समस्या सॉल्व कर देंगे। बोले क्यों? मैंने कहा 1 साल में 40,000 सॉल्व कर रहे हो, 2 लाख से ज़्यादा थोड़ी समस्याएं होंगी। तो बोले 40,000 समस्याएं कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? मैंने कहा PhD थी ना 40,000 आपने, और PhD तो तभी मिलती है जब प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम आप डिफाइन करते हो, फिर उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तभी तो होता है ना। तो समाजोपयोगी आपका रिसर्च होगा तो समाज की एक समस्या एक PhD से समाप्त होनी चाहिए। तो ये जब हमने देखा सारे देश में कि ये नहीं हो रहा है, तो हम भारतीय शिक्षण मंडल में एक शब्द प्रयोग करते हैं, चिंता करके कोई फायदा नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता क्या है? जब प्रॉब्लम पर विचार करते हैं तो चिंता है, जब सॉल्यूशन पर विचार करते हैं तो चिंतन है। तो हम प्रॉब्लम पर विचार नहीं करते, हम सरकार से अपेक्षा नहीं करते, हम किसी और के तरफ देखते नहीं। वी डोंट ब्लेम एनीबडी, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, वी स्टार्ट इट फ्रॉम विद इन। अपने प्रभाव क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करना शुरू करते हैं और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाते हैं। आज 195 यूनिवर्सिटीज हमारा और शिक्षा संस्थान हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। और उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में हमने कहा हम रिसर्च का पैराडाइम शिफ्ट करेंगे, रिसर्च का प्रतिमान बदल देंगे और एक रिसर्च का वातावरण समाज में और देश में उत्पन्न करेंगे, विश्वविद्यालयों में उत्पन्न करेंगे, जिसके माध्यम से अच्छा तप करके अच्छी बातें रिसर्च के द्वारा, जिसके कारण भारत विश्वगुरु था। ऐसा करते थे इसलिए विश्वगुरु था। आज फिर से हम कर सकते। पोटेंशियल तो, संभावना के स्तर पर तो कोई कमी है ही नहीं। उस संभावना को संभव करने के लिए आचरण, कर्म करना पड़ता है और वो कर्म करने के लिए आज का MOU हुआ है। इस MOU के माध्यम से सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं। आपके जितने इंस्टीट्यूट में रिसर्चर होंगे, जो टीचर्स होंगे, उनके साथ में रिसर्च मेथोडोलॉजी के पैराडाइम शिफ्ट पर काम करते हैं। रिसर्च वर्कशॉप्स लेते हैं। उसके लिए वर्कशॉप के बाद में अब हमने तपस इस नाम से 5 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स डेवलप कर दिया, जिसके अंदर प्रारंभ में यहाँ से करते हैं कि फर्जी रिसर्च करने से कम मेहनत में अच्छा रिसर्च हो सकता है। कॉपी पेस्ट में जितनी मेहनत करोगे उससे कम मेहनत में जेन्युइन रिसर्च किया जा सकता है, प्रामाणिक और तप किया जा सकता है। इस बात से ही प्रारंभ करके, और चमत्कार हुआ जब IIT मुंबई में पहली बार 2016 में हमने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस के नाम से ये 2 दिन का वर्कशॉप PhD स्कॉलर्स के लिए किया, तो IIT मद्रास के PhD स्कॉलर्स को आश्चर्य हो गया कि ये कैसे, ऐसा भी हो सकता है। जब बेंगलोर यूनिवर्सिटी में थिम्मेगौड़ा जी वाइस चांसलर थे, उस समय जब हमने वहाँ के 450 रिसर्चर के लिए ये 1 दिन का वर्कशॉप किया और उसमें हमने उनको केवल एक प्रश्न पूछा कि आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है, उसमें आप जो रिसर्च करोगे उसका कहाँ उपयोग होगा, व्हाट विल बी द एप्लीकेशन। और बाद में जब सब लोग आए वापस और जब इंटरेक्शन हुई तब पता चला कि अनेक लोगों ने कहा 2.5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, आज तक सोचा ही नहीं था कि इसका उपयोग कहाँ होगा। तो थिम्मेगौड़ा जी ने बेंगलोर यूनिवर्सिटी के PhD गाइडलाइन में चेंज कर दिया। अब गाइडलाइन में डाल दिया है कि साइनॉप्सिस में ही लिखना पड़ता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय रिसर्च एंड वेयर इट विल बी यूज्ड, वेयर इट विल बी एप्लीकेबल। इन न्यू नॉलेज में एप्लीकेशन होगा उसका, या इंडस्ट्री में एप्लीकेशन होगा, या सोसाइटी में एप्लीकेशन होगा,
किस बात में एप्लीकेशन होगा, ये साइनॉप्सिस में ही लिखना पड़ता है। पीएचडी करने वाला सबसे पहले सोचना प्रारंभ करेगा कि माय रिसर्च हैज टू बी सोशली ओरिएंटेड, नेशन बिल्डिंग एंड इट शुड बी एप्लीकेबल। ये 3 बातें परिवर्तन करने का काम उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के वर्कशॉप्स और कोर्सेस इसके माध्यम से करते हैं। फिर सेकंड स्टेज पे हम जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं। विभिन्न जितने प्रकार के रिसर्च के कॉल आते हैं देश विदेश से, अभी आपका एमओयू हो गया तो अगले महीने से हमारा जो मंथली या बाई मंथली जो बुलेटिन होता है, डायरी, वो आपके पास भी ईमेल आना शुरू हो जाएगा और उसमें नेक्स्ट कॉल क्या है, उनकी लास्ट डेट क्या है और आरएफ और वीआईपीएस मिलकर के कहाँ ज्वाइंट कॉल कर सकते हैं, और उसको बहुत रिगरसली अपने लेवल पे पीयर रिव्यू करते हैं। अपने लेवल पे आधे से ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं। जिस समय डीएसटी को, डीबीटी को या कहीं पर भी आईसीएसएसआर को आरएफ के साथ प्रोजेक्ट जाना है तो वह ऐसा ही होगा कि जो उसके स्टैंडर्ड का होगा, कुछ ना कुछ करेगा। ये दूसरे स्टेज में करते हैं। तीसरे स्टेज में मिशन मोड प्रोजेक्ट, 100 यूनिवर्सिटी मिलकर के एक काम करेगी किसी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर के अभी हम काम कर रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं, मतलब आज हमने स्वतंत्रता के बाद में 70-75 वर्षों में भारत में उपज, अनाज की उपज 6 गुना बढ़ गई, लेकिन वेस्टेज इतना होता है 18% वेस्टेज, ये एक अनुमान है। उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या किया जाए, तो उसमें मैनेजमेंट के लोग, इकोनॉमिक्स के लोग, एग्रीकल्चर के लोग, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के लिए टेक्नोलॉजी वाले लोग, इन सबको लेकर के, इवन जो कंप्यूटराइज्ड ऐप बनाने वाले लोग, इन सबको साथ में मिलाकर के एक मिशन मोड प्रोजेक्ट हाथ में लिया कि छोटे छोटे स्तरों पर डिसेंट्रलाइज स्टोरेजेस कैसे हो सकते हैं। एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने में तो करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन यहाँ एक किसान के लिए स्टोरेज की कुछ व्यवस्था कर सकते हैं क्या? 15-20 हज़ार में वो किसान अपनी ही स्टोरेज कर सके, तो उसके लिए इनोवेटर्स के साथ बात करना। तो एक मिशन, अनेक ऐसे मिशन मोड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। दैट इज द थर्ड स्टेज जिसमें हम मिशन मोड प्रोजेक्ट, अभी एक बहुत बड़ा मिशन मोड प्रोजेक्ट हमने पूरे देश में हाथ में लिया, उसका नाम है नदी को जानो। जब जल शक्ति मंत्रालय को हमने पूछा कि भारत में कितनी नदियां हैं, आपके पास डेटा होना चाहिए, जल शक्ति मंत्रालय है, तो पता चला भारत सरकार के पास में नदियों का डेटा ही नहीं है। पता ही नहीं है भारत में कितनी नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कोई डेटा नहीं। बिना डेटा के पॉलिसी कैसे बनेगी? हमने राज्य सरकारों से पता किया, उन्होंने कहा इरिगेशन डिपार्टमेंट के वहाँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट कहता है रेवेन्यू के पास होगा, रेवेन्यू वाला कहता है और किसी के पास होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा, किसी के पास नहीं है। फिर हमने कहा चिंता नहीं करनी, चिंतन करना। वो मंत्री जी को जब मैंने ये बताया, गजेंद्र सिंह जी जो मंत्री है, जल शक्ति मंत्री, तो उन्होंने सेक्रेटरी को कहा, तो सेक्रेटरी एक प्रोजेक्ट बना देते। तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा प्रोजेक्ट मत बनाओ, आप 400-500 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दोगे, होगा कुछ नहीं। तो बोले फिर, मैंने कहा हम डाटा कलेक्ट करके देते हैं। हमने हमारे इस पूरे नेटवर्क का उपयोग करके नदी को जानो नाम से अभियान प्रारंभ किया, और पिछले और नवंबर महीने से वो अभियान प्रारंभ हुआ, 31 मार्च तक उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होने थे, और अब वो डाटा कलेक्शन कर रहे विद्यार्थी 1,38,000 विद्यार्थियों ने रजिस्टर किया, और वो अब डाटा कलेक्ट करके भेज रहे। 25-30 हज़ार विद्यार्थियों ने अपने घर के पास की किसी नदी का डाटा, उनको 10-12 सिंपल प्रश्न दिए हैं। जियोलॉजिकल प्रश्न, कहाँ से उगम होता है, कहाँ जाती है, 12 माही है या केवल सीजनल है, ऐसे जियोलॉजिकल प्रश्न। फिर उसके बाद में कल्चरल प्रश्न, उसके कई नाम होंगे तो कोई पुराणों में कुछ होगा रेफरेंस, तो कुछ उसके किनारे पर कोई तीर्थ स्थल होंगे, तो कुछ उत्सव होते होंगे, तो वो उसका सांस्कृतिक पक्ष, उसका सामाजिक पक्ष, और चौथा उसका एनवायरमेंटल पक्ष, उसमें पोल्यूटेंट क्या है, मेन क्या पोल्यूशन है। ऐसे 4-5 बातों को लेकर के 10-12 प्रश्न उस ऐप में उनको डालने हैं, और 3 जीपीएस वाले फोटो डालने हैं, खुद जाकर के वहां पर उनको लेकर के। ये सिंपल सा काम 1,38,000 बच्चों ने पूरे भारत में किया। अब उसमें से मान लो आधे भी 60-70 हज़ार लोग भी डाटा कलेक्ट कर दे, तो कितना बड़ा डेटा कलेक्शन, बिग डेटा हमारे पास में कलेक्ट हो जाएगा। ये आरएफ का ये काम है, मिशन मोड प्रोजेक्ट ये। हम हमारे नेटवर्क का राष्ट्र निर्माण के लिए, और केवल राष्ट्र निर्माण नहीं, परसों किसी अधिकारी ने भोपाल में मेरे को पूछा कि भारतीय शिक्षण मंडल को क्यों लगा दिया नदी को जानो में आपने। मैंने कहा क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल मानता है कि शिक्षा यह अनुभवकारी होनी चाहिए, विद्या बिना अनुभव के नहीं हो सकती। वो सरस्वती का जो रस है, सरस, और बाद में वती भी, भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती, वैसे सरसवती, यानी प्रोसेस, प्रक्रिया और परिणाम, प्रोसेस एंड रिजल्ट, दोनों में रस हो, उसको सरस्वती की उपासना कहते हैं। इसलिए आपको यदि विद्यालय में आनंद आता हो, तो आपके विद्यालय में सरस्वती की उपासना हो रही, तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है।
तो हमने कहा कि बिना अनुभूति के आनंद नहीं मिलता है, इसलिए वो विद्यार्थी नदी के पास जाकर के नदी पे काम करेगा, ये उसका रियल ज्योग्राफी का और शिक्षण है। इसलिए हम भारतीय शिक्षण मंडल को, मतलब केवल देश के लिए डेटा कलेक्ट हो जाएगा ये स्वार्थ नहीं है, उसमें बहुत बड़ी दृष्टि है कि ये 1 लाख बच्चे यदि नदी के साथ जुड़ गए अपने जीवन में, तो अपने जीवन में वो तो कम से कम पोल्यूशन कम से कम करेंगे या नहीं करेंगे। और जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक नदी नहीं बच सकती। सरकार नदी को नहीं बचा सकता, नदी को समाज ही बचा सकता है। तो ये ऐसा एक काम, ऐसे अनेक काम है। कुल मिलाकर के ऐसे एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ, ऐसे एक बहुत बड़े राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए तप करने वाले एक बहुत बड़े अभियान के साथ आज VIPS जुड़ा है। इसलिए आप सब लोगों को, इसलिए ये सौभाग्य का क्षण इसलिए सब लोग कह रहे हैं, और इसलिए आप सब लोग उसमें सक्रिय रूप से जुड़े। केवल हमारे MOU साइन करने से कुछ नहीं होगा, काम तो आपको करना है। साइन हमने किया है, काम आपको करना है। जो साइन करने वाले वो काम नहीं करने वाले, काम तो आप लोग करोगे। आप लोगों का रिसर्च बदलेगा, आप लोगों की रिसर्च की स्टाइल बदलेगी, पैराडाइम बदलेगा। आपके जो नवनवीन आपके मन में परिकल्पनाएं होंगी, आइडियाज होंगी, उन आइडियाज को मंच प्रदान करेंगे, उसके लिए मंच मिलेगा। आपके मन में होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि कल्पना के लिए कोई मर्यादा नहीं होती, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, क्योंकि अंतरिक्ष में पहुंचते कहते हैं स्काई इज द लिमिट होता। इसलिए पर्पस बदलने की आवश्यकता है। रिसर्च के पर्पस को बदलने के लिए यह अभियान है, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस। वापस प्रकृति जैसे पतझड़ के बाद फिर नई कोपले आती है और नई फिर से पुष्प आते हैं। ये जो रिसर्जेंस की प्रक्रिया प्रकृति में कहते हैं, जिसको ही आजकल सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, जिसको ही आजकल साइक्लिक, होलिस्टिक, इको फ्रेंडली, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, उसका मूल शब्द है रिसर्जेंस। यह जो चक्र है, काल चक्र, उसको पुनः स्थापित करने के लिए रिसर्च फॉर रिसर्जेंस काम करता है। जॉन F कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और इस बात के लिए फेमस थे जॉन F कैनेडी की, उन्होंने अपने जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी और उसके बाद एक्सेप्टेंस स्पीच दी, उस एक्सेप्टेंस स्पीच में उन्होंने शब्द प्रयोग किया था, डू नॉट आस्क व्हाट अमेरिका शैल गिव यू, आस्क व्हाट यू शैल गिव टू अमेरिका। ये जॉन F कैनेडी का एज ए प्रेसिडेंट पहला वाक्य था। उनके कार्यकाल में एक प्रसंग ऐसा आया कि उनको पता चला उस समय, जैसे आज फिर से हो गया, रशिया के साथ उनकी कोल्ड वॉर चल रही थी, तो पता चला कि रशिया ने घोषणा कर दी है कि 1970 में मनुष्य को चंद्रमा पर पहुंचा देंगे। ये रशिया ने घोषणा की। चंद्रमा पर पहला यान जो गया था वो अमेरिका का नहीं था, वो रशिया का था। लूना 1 पहले गया, अपोलो बाद में गया, और उसके बाद लूना 2 गया, लूना 3 गया, और फिर रशिया ने कहा कि हम लूना 6 में मनुष्य को भेजेंगे, और उसका टारगेट रशिया ने घोषणा की USSR ने 1970 में करेंगे। तो जॉन F कैनेडी ने नासा को पत्र लिखा कि कैन वी डू इट बाय 1969, 1970 से पहले हम कर सकते हैं क्या? और 23 मई 1962 को, 23 मई 1962 को जॉन F कैनेडी को नासा की नोट मिली, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। और क्यों संभव नहीं है? उन्होंने 10 कारण बताए कि वो जब यान जाता है तो बाहर जाते समय जब गुरुत्व को तोड़ करके जाता है, तब जितनी गर्मी होती है उसको सस्टेन करने वाला अलॉय हमारे पास में नहीं है, मेटल नहीं है। फिर वापस उसको लाना पड़ेगा, मनुष्य को भेजना है तो, इसलिए वो जल जाता है। अभी तो हम जो यान भेजते हैं, उसका जो यान को ले जाने वाला शटल होता है वो जल जाता है, वी डोंट टेक केयर। लेकिन मनुष्य को ले जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा, तो वो शटल वापस आने के लिए उस प्रकार का अलॉय चाहिए जो उस ग्रेविटी को पार करते समय के घर्षण को सहन कर सके। फिर वहां चंद्रमा पर एक छठा गुरुत्व होने के कारण वजन की भी प्रॉब्लम है, तो उसके कारण जो कपड़े यहाँ पर हम पहनते हैं वो कपड़े चंद्रमा पर नहीं चलेंगे, वो तो फट जाएंगे। तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे कपड़े चाहिए, उसके लिए उस प्रकार का टेक्सटाइल हमारे पास में नहीं है। फिर इतने बड़े शटल में जाएंगे, इतने दिनों का कार्यक्रम होगा, तो फूड क्या लेके जाएंगे? वो विलियम समोसे ले गई, अब वो अलग बात है, लेकिन उस समय समस्या थी कि फूड कैप्सूल्स क्या होगी। ये सारे प्रश्न लेकर के जॉन F कैनेडी को 23 मई को और नोट मिली नासा की, इट इज नॉट पॉसिबल। 24 तारीख को जॉन F कैनेडी का किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी छोटी सी यूनिवर्सिटी के अंदर एड्रेस था। ही वॉज गोइंग टू एड्रेस द टीचर्स ऑफ सम यूनिवर्सिटी, टेक्सास में या कहीं पर साउथ में। और जब वो गए वहां पर 23 को उनको एक विजनरी नेता क्या होता है, 23 को उनको नोट मिली है नासा ने, इट इज नॉट पॉसिबल। और 24 को पब्लिकली जॉन F कैनेडी घोषणा करते, अमेरिका विल पुट मैन ऑन मून,
that will be our national mission for next 8 years. और 1969 में मैन ऑन मून इज गोइंग टू बी द नेशनल मिशन. इस देश के सारे विश्वविद्यालय, इस देश की सारी इंडस्ट्री इसके लिए काम करेगी. आज बहुत बड़े 1960 में जो इकोनॉमिक्स वाले वो जानते हैं, बहुत बड़ी मंदी आई थी. अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में था जब केनेडी उस समय आए. इकोनॉमिक क्राइसिस था, जगत में मंदी थी, और उस समय एक मिशन अमेरिका के सामने और जॉन एफ केनेडी ने दिया. आज अपने जीडीपी के 140% कर्जा होने के बावजूद अमेरिका यदि नंबर 1 है, तो उसका कारण 24 मई 1962 को की गई घोषणा है जॉन एफ केनेडी की, जब उन्होंने कहा था इट विल बी अवर नेशनल मिशन टू पुट मैन ऑन मून बाय 1969. और उसने सारी इंडस्ट्री को कहा. इसलिए आपको याद होगा, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, उस 70 के दशक में, 60 और 70 के दशक में अनेक प्रकार के बर्तन, ये हिंदालियम, एल्यूमिनियम के और अलॉय, पूरी अलॉय इंडस्ट्री, पूरी मेटल इंडस्ट्री अमेरिका की रिवैम्प हो गई. सब उसी पे R&D कर रहे हैं. अंततोगत्वा उस शटल में अभी जो इस्तेमाल किया जाता है, जो शटल जाता है और वापस है, अंततोगत्वा उसमें सिरेमिक इस्तेमाल किया गया है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिला था, टेराकोटा और सिरेमिक. यानी काम में तो पुरातन चीज आई, जो पुष्पक विमान की टेक्नोलॉजी थी, वही काम में आई शटल में, अमेरिका में भी. किंतु उस बहाने से पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी. टेक्सटाइल में भारत, चीन और बांग्लादेश नंबर 1 आज भी है, इनकी कंपटीशन रहती है. उसके बावजूद अमेरिका केम अप इन 60s, 60 और 70 के दशक में अमेरिका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवैम्प हो गई, क्योंकि चंद्रमा पर भेजने वाले मनुष्य के लिए टेफ्लॉन, बाद में जाकर के टेफ्लॉन का और खोज हुई और टेफ्लॉन के द्वारा वो बने थे. लेकिन टेफ्लॉन आने तक टेरिकॉट, टेरिलीन, नायलॉन, अनेक प्रकार के पॉली वस्त्र उस समय आए. इसलिए उस समय अपने भारत में भी अमेरिका से रिजेक्टेड माल खूब बिकता था. ये सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हो गई. एक मिशन लेकर के जब राष्ट्र काम करता है तब उसका विकास होता है. आज इतना कर्जा, आज अमेरिका की जीडीपी है वो 23 खरब डॉलर की जीडीपी है. 23 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी है अमेरिका की. और अमेरिका के ऊपर कल मैंने देखा था तो 30 खरब डॉलर का कर्जा है, 30 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है. 23 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी पे 30 ट्रिलियन, 148% ऑफ द जीडीपी. आप कल्पना कीजिए, मैं मजाक में कहता हूं, माल्या से बड़ा दिवालिया कोई होगा तो अमेरिका है. माल्या का तो 9,000 करोड़ का कर्जा है, 13,000 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है. तो संपत्ति ज्यादा है, कर्जा कम है. यहां तो संपत्ति के 150 गुना कर्जा लेकर के अमेरिका बैठा है. उसके बावजूद अमेरिका आज नंबर 1 कोई होगा तो वो ज्ञान के कारण है. पेटेंट्स के मामले में नंबर है. विश्व का सबसे अच्छा ब्रेन वो अट्रैक्ट करता है. आप में से अनेक लोगों को सपना होगा, भारत माता की सेवा का सपना नहीं होता हमारे युवाओं को. हमारे युवाओं को सपना होता है पहला अवसर मिले और जाकर के अमेरिका बाप की सेवा करें. क्यों? क्योंकि वहां पर बेस्ट ब्रेन को अट्रैक्ट करने का काम उन्होंने किया. कैसे? इस मिशन मोड प्रोजेक्ट से. RFRF का यह स्वप्न है कि ऐसा मिशन भारत के युवाओं के बीच में आए कि भारत को हम आत्मनिर्भर बना करके दिखाएंगे, और भारत वह काम कर सकता है जो विश्व में कोई भी देश कर सकता है, और उसमें मैं अपने जीवन का त्याग करूंगा और अपना जीवन लगाऊंगा. ऐसे कहने वाले युवाओं की फौज तैयार करने का काम RFRF कर रहा है. ऐसे शोधकर्ताओं की, ऐसे बौद्धिक योद्धाओं की, इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स की फौज. अग्निवीर और अग्निपथ तो चाहिए सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए. किंतु देश को यदि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है, 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है, या देश की समस्त समस्याओं का समाधान करना है, तो उसके लिए हमारे युवाओं को बौद्धिक योद्धा बनना पड़ेगा. इसलिए ऐसे बौद्धिक योद्धा बनाने का आह्वान आप लोगों से करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद श्री कानिटकर जी. रिसर्च तप है और तपोमूलम ही साधनम. योगानुकूल देशानुकूल शिक्षा क्या है, शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि यानी कि क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट कैसे हो, रिसर्च की सार्थकता क्या है, उन्नत शिक्षा हमें कैसे अग्रणी बनाए, मौलिकता का विकास कैसे हो, नवाचार यानी इनोवेशन कैसे हो, मन का विकास, सृजनशीलता, इन सब का इतनी सरलता से विश्लेषण किया, अवलोकन किया, जो भारत को वैश्विक स्तर पर सिरमौर बनाए. मुकुल जी, हम करबद्ध हैं, आपके कृतज्ञ हैं. आज आपके सानिध्य से हम कृतार्थ हैं. आपने अपना इतना मूल्यवान समय हमें दिया. विवेक बाहर से अंदर नहीं अपितु अंदर से बाहर की दिशा में हो. ज्ञान की दिशा ही बदलनी होगी.
पूर्णता की अभिव्यक्ति ही विद्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी विद इन। आपने मनुष्य निर्माण में कार्यरत इस संस्थान के शिक्षकों के दायित्व को न सिर्फ परिभाषित किया, परंतु जिस तरह से जागृत किया और वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है उसे परिमार्जित भी किया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी हैं। मैं हमारे VSLLS और VSES के चेयरपर्सन प्रोफेसर वेंकट राव जी और प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर सुब्बा राव जी से निवेदन करती हूँ कि तिरुपति से आए हुए अंगवस से हमारे मुख्य अतिथि को सम्मान करें। हम एक बार फिर से अपने माननीय अतिथिगण श्री मुकुल कानिटकर जी और श्री देवेंद्र पवार जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। आप सभी राष्ट्रगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज के कार्यक्रम का जिस प्रकार संचालन हिंदी में किया है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभाग अध्यक्ष हैं इंग्लिश के, और जिस प्रकार संचालन शुद्ध हिंदी में किया है, उनको एक PhD हिंदी में भी दे दी जानी चाहिए। तो मैं मुकुल जी से कहूँगा इसका प्रबंध करें, ताकि ये हिंदी में इतना परिमार्जित भाषण दिया है। बहुत सुंदर संचालन किया आपने, उसके लिए सराहना करते हैं। प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए।